हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अपन 10th की साइंस की क्लास में चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में अम्ल क्षार लवण की संकल्पनाओं में से अरेनियस की संकल्पना पढ़ी। आज हम जो और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल क्षार और लवण की अपने अपने अकॉर्डिंग परिभाषा दी है उसको पढ़ेंगे। आज की हमारी संकल्पना है ब्रास्टेड लोरी संकल्पना। बच्चों, अरेनियस के बाद ब्रास्टेड और लोरी ने भी अम्ल क्षार की संकल्पना दी थी, जिसे ब्रास्टेड लोरी संकल्पना के नाम से जाना जाता है। डेनिस के रासायनिज्ञ जॉनसन, ब्रास्टेड और अंग्रेज रासायनिज्ञ थॉमस एम लोरी ने अम्ल क्षार की संकल्पना दी थी। अम्ल क्षार की अपने अनुसार परिभाषा दी थी, जिसे ब्रास्टेड लोरी संकल्पना कहते हैं। किसने दी थी? डेनिस के वैज्ञानिक जो जॉनसन ब्रास्टेड और अंग्रेज रासायनिज्ञ थॉमस एम लोरी, इन्होंने अम्ल क्षार की परिभाषा दी थी, जिसे ब्रास्टेड लोरी संकल्पना कहते हैं। बच्चों, ब्रास्टेड लोरी संकल्पना को एक और नाम से जानते हैं। कई बार पूछा जा सकता है इसकी जगह दूसरा नाम। एक नाम तो इसका ये है ब्रास्टेड लोरी, और एक और नाम होता है सहयुग्मी अम्ल व सहयुग्मी क्षार की संकल्पना। ध्यान रखना या अवधारणा। जो अम्ल क्षार की ब्रास्टेड और लोरी ने संकल्पना दी थी, उसे ब्रास्टेड लोरी संकल्पना या सहयुग्मी अम्ल व सहयुग्मी क्षार संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही नाम याद रखना, सहयुग्मी अम्ल व सहयुग्मी क्षार संकल्पना या अवधारणा। ठीक है, अब इसे सहयुग्मी अम्ल व सहयुग्मी क्षार क्यों कहते हैं वो जानते हैं। बच्चों, ब्रास्टेड व लोरी ने अम्ल क्षार को इस तरह से परिभाषित किया था। उनके अनुसार अम्ल क्षार क्या होते हैं देखते हैं। बच्चों, ब्रास्टेड लोरी ने बताया था कि जो वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं, जो प्रोटॉन त्यागते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं, उन्हें कहते हैं अम्ल। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें बोलते हैं क्षार। ठीक है, ब्रास्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं, दाता, वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो ग्रहण करते हैं, लेते हैं, ग्राही, वो कहलाते हैं क्षार। इन्होंने दाता को क्या बताया? जो प्रोटॉन दाता है उसे क्या बताया? अम्ल, और ग्राही को बताया क्षार। इन्होंने प्रोटॉन को दर्शाया था H+ से। किससे दर्शाया था बच्चों? H+ से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो H+ देते हैं, H+ दाता होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अम्ल। और जो H+ ग्राही होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्षार। H+ ग्राही को क्या बोलते हैं? क्षार। एक बार दोबारा सुनना। ब्रास्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन यानी H+ आयन देते हैं, त्यागते हैं, उन्हें बोलते हैं अम्ल। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन आयन यानी H+ आयन ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उन्हें बोलते हैं क्षार। देने वाले क्या होंगे? अम्ल, और लेने वाले क्या कहलाएंगे? क्षार।
अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दो पदार्थ है बच्चों, ठीक है, एक है Ha, दूसरा है B। अब आपको पता है, हमने ये बताया कि जिनके पास प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होंगे, जब तो वो देंगे, और जिनके पास जो लेते हैं वो क्या होते हैं, क्षार। यानी जो क्षार है उनके पास प्रोटॉन उपस्थित नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन किसके पास उपस्थित है, A के पास, तो A क्या हुआ, अम्ल। और प्रोटॉन अनुपस्थित किसके पास है, B के पास। B के पास प्रोटॉन नहीं है ना, तो B क्या हुआ, क्षार। ठीक है बच्चों। अब देखो, जब अम्ल और क्षार की क्रिया हुई तो इस A ने अपना जो प्रोटॉन था वो किसको दे दिया, इस B को। तो अब ये क्या हो गया, ठीक है, इसके पास प्रोटॉन आ गया और A के पास क्या हो गया, प्रोटॉन चला गया। A का प्रोटॉन चला गया, इसलिए इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश माइनस, और B के पास प्रोटॉन आ गया इसलिए इसके पास कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अम्ल कौन था वास्तव में, A था ना। पहले प्रोटॉन किसके पास था, A के पास, लेकिन इस A ने B से यानी क्षार से क्रिया करके अपना प्रोटॉन किसको दे दिया, क्षार को। तो अब ये क्या हो गया, अब इसके पास प्रोटॉन नहीं है ना, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, ये क्षार हो गया। इसके पास अब प्रोटॉन नहीं है तो ये क्या हो गया, क्षार। लेकिन बच्चों ये पहले से क्षार नहीं था, ये क्रिया करके अपना प्रोटॉन त्याग के क्षार बना है। तो ये कौन सा क्षार होगा, संयुग्मी क्षार। समझ में आ रहा है, इसके पास पहले तो प्रोटॉन था, अपना प्रोटॉन देकर ये क्षार बना है, इसलिए कैसा क्षार है, संयुग्मी क्षार। और अब प्रोटॉन किसके पास है, B के पास, तो B क्या हो गया, जिसके पास प्रोटॉन होता है वो क्या है, अम्ल। लेकिन इसके पास पहले से प्रोटॉन नहीं था ना, इसने लिया है, तो ये कैसा हो गया, संयुग्मी अम्ल। इसलिए इसे संयुग्मी क्षार व संयुग्मी अम्ल की भी अवधारणा कहते हैं। दोबारा समझना, हमारे पास दो पदार्थ हैं, अब इसके पास प्रोटॉन उपस्थित है तो ये अम्ल है, ये क्षार है। जब अम्ल क्षार की क्रिया हुई तो इसने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया, इसलिए इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश। अब इसके पास प्रोटॉन नहीं है तो ये क्या हो गया, क्षार। लेकिन पहले था, इसने दिया है, तो अब ये कैसा, ये अम्ल से क्षार बना है, तो ये कैसा क्षार है, संयुग्मी क्षार। अब प्रोटॉन किसके पास आ गया, B के पास। B अब क्या हो गया, जिसके पास प्रोटॉन होता है वो अम्ल हो गया, तो ये क्या हो गया, अम्ल। लेकिन ये पहले अम्ल नहीं था, ये क्षार से अम्ल बना है, तो ये कैसा अम्ल है, संयुग्मी अम्ल। तो देखो, जो Ha है उससे क्या बना, A-, ठीक है। यानी ये क्या था, अम्ल। अम्ल से किसका निर्माण हुआ, संयुग्मी क्षार का, ठीक है बच्चों। और ये जो B, ये तो अम्ल था ना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार। ये B है, वो पहले क्या था, क्षार। अब इस B से किस तक का निर्माण हो गया, ठीक है, Hb का। अब इसके पास क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया, अब ये क्या बन गया, अम्ल। लेकिन कैसा अम्ल, संयुग्मी। यानी क्षार से किसका निर्माण हुआ है, संयुग्मी अम्ल का। किसका निर्माण हुआ है बच्चों, संयुग्मी अम्ल का, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2O, जल। जल की क्रिया करवाई किससे, अमोनिया, NH3 से, ठीक है। इस वक्त ये H2O, ये क्या है, जल, ये है अम्ल और ये है क्षार। क्यों,
क्योंकि ये अपना एक प्रोटॉन इसको देगा। जब इन दोनों की क्रिया हुई तो इसने अपना एक प्रोटॉन इसको दे दिया और इसने एक प्रोटॉन ले लिया, तो NH3 के पास एक प्रोटॉन आ गया, तो वो क्या हो गया? NH4 अमोनियम। अमोनिया के पास एक प्रोटॉन और आ गया, एक H+ और आ गया, तो NH4 हो गया, जो क्या है? अमोनिया। अब प्रोटॉन अब किसके पास है? इसके पास। तो अब अम्ल कौन है? ये। पहले अम्ल कौन था? ये। लेकिन ये इससे प्रोटॉन प्राप्त करके अम्ल बनाए, तो ये अम्ल कौन सा होगा? संयुग्मी। ये कौन सा अम्ल होगा? संयुग्मी अम्ल होगा। ठीक है। और इसने अपना एक प्रोटॉन इसको दे दिया, अब इसके पास हाइड्रोजन कितना रह गया? एक। तो ये इसने किसका निर्माण कर लिया? OH-। ऋणावेश आ गया ना, इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया। अब ये पहले अम्ल था, लेकिन अपना प्रोटॉन है उसको त्याग कर अब ये क्या बन गया? क्षार। लेकिन ये पहले से क्षार नहीं था, प्रोटॉन त्याग कर बनाए, तो ये कैसा क्षार है? संयुग्मी क्षार। समझ में आया? ठीक है। अब एक बार देखो, H2O जो क्या है? अम्ल। इससे किसका निर्माण हो गया? OH- का। यानी ये क्या था? ये अम्ल था, जो क्या बन गया? संयुग्मी क्षार। क्या बन गया बच्चों? संयुग्मी क्षार। अपना प्रोटॉन दे दिया ना इसने, तो ये क्या बन गया? संयुग्मी क्षार। और ये NH3 अब क्या बन गया? NH4। अमोनिया से क्या हो गया? अमोनियम। ये पहले क्या था? NH3 क्षार था। अब इसने प्रोटॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया? अम्ल। लेकिन कैसा अम्ल? संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल। इस तरह प्रोटॉन त्यागने वाले अम्ल कहलाते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं। यही ब्रासचेट-लोरी संकल्पना है, जिसे संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार की अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों, जैसे अरेनियस की जो संकल्पना अवधारणा थी उसमें कुछ कमी थी, इसी तरह ब्रासचेट-लोरी की संकल्पना में भी कमी है। ये संकल्पना, ये परिभाषा, ये अवधारणा सिर्फ उनको ही समझा सकती है जिनके पास प्रोटॉन हो, जो प्रोटॉन दे या ले। जिनके पास प्रोटॉन उपस्थित ना हो, जो प्रोटॉन का देना या लेना ये ना करे, वो उन पदार्थों को ब्रासचेट-लोरी संकल्पना नहीं समझा सकती। जिनके पास प्रोटॉन उपस्थित नहीं होते, यानी जिनके पास प्रोटॉन उपस्थित नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? एप्रोटिक। एप्रोटिक पदार्थ, जिनके पास प्रोटॉन उपस्थित नहीं होते, एप्रोटिक पदार्थों को ये संकल्पना नहीं समझा सकती। अब देखो एप्रोटिक पदार्थ कौन कौन से? जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, SO2, BF3, इनको ये संकल्पना नहीं समझा सकती, ब्रासचेट-लोरी संकल्पना नहीं समझा सकती, क्योंकि ये प्रोटॉन का ना तो त्याग करते ना ग्रहण करते, इसलिए इन संकल्पना को, इन पदार्थों को नहीं समझा जा सकता। इसलिए इस संकल्पना को आगे और सही करके लुईस ने बताया था। ब्रासचेट-लोरी संकल्पना को जो उसकी कमियां थी उसको आगे सही करके किसने बताया था? लुईस ने। और हमारी नेक्स्ट जो संकल्पना है अम्ल क्षार की, वो कौन सी है? लुईस संकल्पना। किसके लिए? अम्ल क्षार के लिए। ठीक है बच्चों, मैं लुईस संकल्पना शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज बता देती हूँ, क्योंकि उनकी हमें, जब हम लुईस संकल्पना पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, तब जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही आपको समझा देती हूँ। बच्चों, हर तत्व है ना अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक यानी अपने जो बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको पूरा भरना चाहता है, जिससे क्या हो, वो स्थायी हो सके। मतलब जैसे देखो, जैसे कि मानो ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, देखो ये सोडियम है। सोडियम कौन से नंबर पे आता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है सोडियम का? 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11।
कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इनमें ना कक्षाओं में होते हैं, तुमने 9th में पढ़ा होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी कक्षाओं में। KLMN पढ़ा था ना आप लोगों ने 9th में। वैसे बच्चों जो प्रथम कक्षा होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? 2। दूसरी में 8, फिर इनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। पहली में आते हैं 2, फिर 8 और फिर आगे बढ़ती जाती है। अब यानी और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे? पहले जाएंगे इसमें K, L, M, N, इनके नाम जैसे अपन इनको नाम देते हैं, ठीक है, KLMN से। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे K में। जब K में कितने इलेक्ट्रॉनों की जगह है? सब तत्वों की होती है, ऐसे नहीं स्पेशली सोडियम के लिए 2 आएंगे, नहीं, सब में इतनी ही क्षमता होती है। सबके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे में 8 की, फिर 8 की, फिर ऐसी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पहले जो कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2। दूसरे में 8, फिर अगले में 8। तो बच्चों ये सब है ना अपना ना ये कक्ष है इनको पूरा करना चाहते हैं। इनमें जब इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और आपस में बंध के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। सहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध जो आपने 9th में पढ़े थे उनके द्वारा जुड़ते हैं, जैसे समझेंगे भी। सोडियम है, ठीक है, दोबारा से देखो एक बार। सोडियम है, इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? 2, 8, 1। कैसे? देखो, सोडियम है, इसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 आ गए। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दर्शा देती हूँ। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब पहले में 2 की जगह थी, 2 आ गए। अब दूसरे में कितने की जगह है? हम जानते हैं 2, 8, 8, ठीक है। दूसरे में 8 की जगह है तो 8 आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 आ गए। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास 11 है ना, इसका परमाणु क्रमांक 11 था, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 11। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए। अब अंतिम में क्या बचा? 1 बचा है वो। अब बच्चों देखो, इसका ये वाला कोश पूरा भरा हुआ है, ना तो ये इसमें इसको ना तो इस कोश में इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। इसका दूसरा भी फुल भर गया 8, ठीक है। लेकिन जो तीसरा है, ये लास्ट वाला जो कोश होता है ना जिसमें हमारे आखिरी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमारे जब इलेक्ट्रॉन आखिरी जाते हैं ना जिस कोश में, उसे भायतम कोश कहते हैं। ध्यान रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं जिस कोश में अंत में जाते हैं उसे भायतम कोश कहते हैं। तो इसका भायतम कोश क्या है? ये। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 1। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की जगह कितनी है? 8। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। अब ये क्या करेगा? या तो 7 को लेगा या फिर अपना 1 भी दे देगा। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन मिलना, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? कौन अपना अष्टक खत्म करके इसको देगा? अब हम Cl से समझते हैं। Cl क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये कौन से नंबर पे आता है? 17 पे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब Cl है, Cl को समझते हैं अपन, ठीक है। Cl के जो 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में कितने आ गए? 2 आ गए। 2 की जगह होती है, पहले कोश में 2 आ गए, दूसरे में 8 की जगह होती है, 8 आ गए। तो यानी पहले में 2 भर गए, दूसरे में 8 भर गए, कितने हो गए? 10। अब कितने बचे? अब बचे इसके पास 7, ठीक है। हमें इस कोश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसके पास कितने बचे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब देखो बच्चों, इसका ये कोश भर गया पूरा, 2 चाहिए थे, 2 है। इसका ये भी भर गया, इसका अब ये अंतिम कोश है, उसमें इसको किसकी जरूरत पड़ गई? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम पड़ गया। अब इस कंडीशन में ये क्या करेगा? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा इसे? इसके पास तो सिर्फ 1 की कमी है और इसको 7 चाहिए। तो ये क्या करता है? इसे पता है कि इसका पूरा नहीं भरेगा, तो अपने ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? इसको दे देता है, ठीक है। दे दिया इसने इसको, और इसका क्या हो जाता है? पूरा ये वाला भायतम कोश भर जाता है और इसके क्या हो जाते हैं? ये 2 ही कोश रह जाते हैं। लेकिन और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके किसका निर्माण कर लेते हैं?
NaCl का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पे कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इस पे कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस। ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है जो बंधों के द्वारा होता है, बंध बनते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जाते हैं उसे भाइतम कोश कहते हैं। समझ में आ गया? अब थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन है वो लुईस संकल्पना में हम समझेंगे। अब बच्चों देखो, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट संकल्पना है लुईस संकल्पना। सबसे ज्यादा मान्य यही संकल्पना है, अरेनियस, ब्रास्टेलोरी, इन सबसे बेटर संकल्पना यह है जिसके द्वारा बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से हम अम्ल क्षार की बारे में उसकी परिभाषा को बता सकते हैं। ठीक है, लुईस ने 1923 में अम्ल क्षार की संकल्पना दी थी। लुईस के द्वारा कब दी गई थी? 1923 में अम्ल क्षार की संकल्पना दी गई थी। जो वैज्ञानिक लुईस थे उन्होंने 1923 में अम्ल क्षार की संकल्पना दी थी। अब बच्चों लुईस ने कैसे बताया था अम्ल क्षार को, वो देखते हैं। लुईस ने किस आधार पे बताया अम्ल क्षार को? बच्चों देखो, लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं वो तो होते हैं क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो होते हैं अम्ल। ठीक है, अब आप हो गए इलेक्ट्रॉन युग्म। बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यानी दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं जिसे बोलते हैं युग्म। और इसे किससे दर्शाते हैं? इसे इससे दर्शाया लुईस ने। किससे दर्शाया? इससे। इसे इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक जोड़ा बनाए, उस जोड़े को युग्म बोलते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं? इससे। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। इसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन युग्म। और लुईस ने क्या बताया था? लुईस ने यह बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो है अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं यानी देते हैं वो है क्षार। लुईस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं यानी लेते हैं वो तो है अम्ल। ठीक है, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, देते हैं, वो है क्षार। यानी दाता, सॉरी ग्राही, ग्रहण कर रहा है ना ये, तो ग्राही क्या है? ग्राही है वो अम्ल, और उन्हें क्या बोला जाता है? लुईस अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लुईस अम्ल। क्या कहा जाता है बच्चों? लुईस अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उन्हें कहा जाता है लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म के क्या होते हैं? दाता होते हैं, उन्हें बोलते हैं लुईस क्षार। क्या बोलते हैं बच्चों? लुईस क्षार। इन पर हमेशा धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है इन पर? धनावेश। लुईस अम्ल पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और लुईस क्षार पर ऋणावेश। कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। दोबारा सुनना, 1923 में लुईस ने अम्ल क्षार की संकल्पना दी थी जिसे लुईस संकल्पना के नाम से जाना जाता है। लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे बोलते हैं क्षार, और जो लेता है उसे बोलते हैं अम्ल। देने वाला दाता होता है इसलिए इसे लुईस क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। और लेने वाला ग्राही होता है इसलिए इसे लुईस अम्ल कहते हैं। लुईस अम्ल में हमेशा धनावेश होता है, लुईस क्षार पर ऋणावेश। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके कि भाई कौन कौन से होते हैं। जैसे AlCl3, ठीक है, सोडियम प्लस आवेश हो गया ना। इसके अलावा BF3, मैग्नीशियम। अब देखो क्षार के उदाहरण देखो,
Cl माइनस OH, ठीक है, H2O और NH3। एक बार और देख लो इनके एग्जाम्पल। ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा लेगा वो लुईस अम्ल कहलाएगा, और जो देगा इलेक्ट्रॉन युग्म वो लुईस क्षार कहलाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तुम्हारे, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि BF3 है, इसकी क्रिया हमने कराई NH3 से, ठीक है। BF3 है, इसकी क्रिया कराई हमने NH3 से। तो बच्चों समझो इसे, बोरोन है, बोरोन कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। यानी बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके जो प्रथम कोश है उसमें भर जाएंगे, और भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके? 3। 5 इलेक्ट्रॉन कुल लेना, 2 तो प्रथम कोश में भर गए, फिर भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3। तो हमने इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, डॉट से दर्शा दिया। अब F कितना है? 3 है। फ्लोरीन कितना है? 3। अब फ्लोरीन कौन से नंबर पे आता है बच्चों? फ्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? 90। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 9। इसके प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, और भाइतम कोश यानी आखिरी में कितने जाएंगे? 7। 7 और 2 9। तो भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? इसमें 7। हमें भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन करके क्या करेंगे? अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। देखो, अब जैसे फ्लोरीन है, 2 2 4 2 6 2 8, इसके पूरे 8 हो गए, ठीक है। इसके देखो 2 2 4 2 6 2 8, आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिया ना हमने। इसके भी 2 2 4 2 6 2 8। अब फ्लोरीन करे, ये बोरोन करेगा, बोरोन ने करे, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देती हूँ, तुम्हें दिखने अच्छी तरह दिख जाएगा। अब देखो 2 2 4 2 6, फ्लोरीन के पास तो अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका तो अष्टक पूरा हो गया। लेकिन बोरोन है, उसके पास 2 2 4 2 6 ही हुए, ये वाला खाली रह गया, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। अब NH3 देखो, नाइट्रोजन, इसमें कितने होते हैं? इसमें नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पे, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। 2 तो प्रथम कोश में आ जाते हैं और भाइतम कोश में बचते हैं 5। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1। इसका तो कोई सा भी कोश भरा हुआ नहीं होता, प्रथम कोश ही भरा हुआ नहीं होता। अब देखो, इसको तो प्रथम कोश ही भरना है क्योंकि इसका तो पहला ही कोश नहीं भरा हुआ, और प्रथम कोश में हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में चाहिए होते ना 8, पहले में तो 2 ही चाहिए। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका पूरा भर गया। इस हाइड्रोजन को मिल गए, इसका भी पूरा भर गया। इसको मिल गया, इसका भी पूरा भर गया। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए, ठीक है। तो इसके पूरे हो गए, लेकिन जो नाइट्रोजन की 3 थे वो तो बंद से बंधे हुए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बंद से नहीं बंधा हुआ,
और इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है, इसलिए BF3 NH3 से क्रिया करके अपने इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा है ना एक इलेक्ट्रॉन का, इसने इलेक्ट्रॉन युग्म लिए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे अम्ल, ठीक है, लुईस अम्ल। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दिए हैं, तो इसे बोलेंगे लुईस क्षार। समझ में आया? तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिए, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिए, तो किसका निर्माण हो गया, BF3 या F3B, ठीक है, समझ में आ गया। इसने क्या कर दिया, NH3, अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन BF3 को दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, जिसे हमने अच्छी तरह समझ लिया। यही लुईस संकल्पना है। लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्षार है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो है अम्ल। इसे ही लुईस संकल्पना कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अम्ल, क्षार, लवण के सामान्य गुण और इसके उपयोग पढ़ेंगे।